So hello, good morning, good afternoon, good evening. This is again Mustafa Anwar here and this is your beautiful channel Topper Adda 93. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हाफ ईयरली और अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सॉरी क्योंकि पीछे कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था। तो नाउ आई एम बैक फॉर यू ऑल। मैं फिर से एक बार आपके सभी के सामने हाजिर हूं अपने नए स्लाइड, नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ। तो चलिए मेरे बच्चों, बिना देर किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारे एसिड बेस सॉल्ट में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अकॉर्डिंग यू सी द स्लाइड ऑफ योर पार्ट 5 पीएच वैल्यू। अब हमको समझना है बेटा पीएच वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमारे पूरे एसिड बेस सॉल्ट में हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एसिड। हमने सारी चीजें तो पढ़ ली, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अननोन सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसके लिए बेटा हमको पीएच वैल्यू को पता करना होता है कि कोई एसिडिक कितना एसिडिक नेचर का होता है, कोई बेसिक कितना बेसिक नेचर का होता है। इसकी क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को जानने के लिए हमको पीएच वैल्यू और पीएच स्केल के बारे में बच्चों समझना होगा। इसीलिए पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस एसिड बेस और सॉल्ट में ज्यादा हो जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों, बिना टाइम गवाए हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं कि पीएच वैल्यू एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज पीएच वैल्यू? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू, उसको समझने से पहले हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना पड़ेगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन मीन्स व्हेन एनी एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन अ वाटर, कि कैसे कोई एसिड और कोई बेस वाटर में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद मेरे बच्चों क्या वो प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमको समझना है बेटा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, व्हेन एनी एसिड डिसॉल्व इन अ वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। हाँ मेरे बच्चों, क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बिकॉज द रीजन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी अनस्टेबल, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो जल्दी से वाटर के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होने के बाद बेटा वो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। तो देखो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन OH एंड H3O। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही आपने उसमें वाटर को ऐड किया मेरे बच्चों, तो वाटर को ऐड करने पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, सपोज करिए यहां पे आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। इसके पास क्या है मेरे बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। इसमें सपोज करिए ये आपके एसिड के पार्टिकल है, ये आपके एसिड के पार्टिकल हैं। इसमें आपने वाटर को ऐड किया मेरे बच्चों, तो वाटर के ऐड अभी हमारे पास सिर्फ क्या था, एसिड था। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसकी पावर ज्यादा थी। जैसे ही आपने इसमें वाटर को ऐड किया, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या होगा मेरे बच्चों, इसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, कम होती जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मेरे बच्चों, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड एसिड में बदलते हैं या किसी भी कंसंट्रेटेड बेस को हम डाइल्यूटेड बेस में बदलते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एसिड, विच टाइप ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूटेड एसिड। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता है मेरे बच्चों, जब भी कोई एसिड किसी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये अपने में से हाइड्रोजन को क्या करता है मेरे बच्चों, रिमूव करता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है, रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन आयन की टेंडेंसी अनस्टेबल की होती है, इसीलिए जल्दी से किसके साथ कंबाइन हो जाता है मेरे बच्चों, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद ये आपको H3O, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है और साथ में जो एनायन होता है उसको प्रोड्यूस कर देता है।
इसका मतलब इन डाइल्यूशन ऑफ एसिड हाइड्रोनियम आयन आर प्रोड्यूस। लेकिन यह हाइड्रोनियम आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ होगी वो आफ्टर डाइल्यूशन उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि डाइल्यूशन में स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ आयन बेटा धीरे 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 क्या होता है? डिक्रीज होता है। सेम प्रोसेस आपका बेस में भी होता है। सपोज कीजिए दिस इज अ पैलेट्स पैलेट्स में तो बेटा जो NaOH होता है वो लेबोरेटरी और लैब में छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। उससे हम उसका एक्वस फॉर्मेशन बनाते हैं। इसका मतलब व्हेन सॉलिड फॉर्म ऑफ NaOH डिसॉल्व इन अ वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या में देता है मेरे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब जो इसका कंसंट्रेशन यहां पे होगा वो इसका कंसंट्रेशन यहां पे नहीं होगा। यही होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इट मींस डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को, किसी भी कंसंट्रेटेड बेस को हम डाइल्यूट करते हैं और वाटर के पार्टिकल्स में ऐड करते हैं। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे आने वाले लेक्चर जो भी हम पीएच स्केल में पढ़ेंगे वो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक बार फिर से इसको हम समराइज करते हैं। HCl सपोज टू बी एसिड है, उसमें सारा प्रोसेस किसका है? उसमें सारा कंसंट्रेशन किसका है? हाइड्रोजन का है। लेकिन जैसे आप उसमें वाटर को ऐड करोगे तो मेरे बच्चों वाटर में हाइड्रोजन भी होता है, OH भी होता है। इसका मतलब धीरे 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 हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और OH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ज्यादा होता जाएगा। तो आई होप यहां तक का डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। चलिए मेरे बच्चों अब हम समझते हैं कि हमारे पास पीएच वैल्यू का मतलब क्या है। व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच वैल्यू, हाउ वी कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ एसिड पीएच वैल्यू। हम किसी भी एसिड की पीएच वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो एक ऐसी स्केल जिस स्केल से हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता कर सकें कि किसमें कितना हाइड्रोजन है। बस कंसंट्रेशन का मतलब ये समझिएगा बेटा कितना, बस यही अगर आप समझ जाओगे तो आपको कंसंट्रेशन बार बार समझने में दिक्कत नहीं होगी। कितना कंसंट्रेशन है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जितना कम कंसंट्रेशन होगा उसका एसिडिक नेचर उतना कम होगा। तो मेरे बच्चों पीएच क्या काम करता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ये पीएच स्केल का मतलब होता है। लेकिन जब आप अपने एनसीईआरटी को देखोगे मेरे बच्चों तो पीएच को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है पी फॉर अच्छा पी फॉर होता है बेटा पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस होता है। ये जो पोटेंस होता है बेटा ये जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। ये जर्मन वर्ड है। पोटेंस जो है बेटा वो जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। जिसकी मीनिंग इंग्लिश में, इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ पोटेंस क्या होता है बेटा? पावर होता है। क्या होता है? पावर। पावर मीन्स स्ट्रेंथ। हम इसको पावर का मतलब स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, और स्ट्रेंथ का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा ताकत। क्या होती है? ताकत। मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगी मीनिंग मेरे बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब पीएच हमें यह बताएगा कि किसमें कितना हाइड्रोजन की पावर ज्यादा है, किसमें कितनी हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना उसका पीएच लेवल क्या होगा? उतना वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, उसमें एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। और जिसकी हाइड्रोजन स्ट्रेंथ कम होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा, और धीरे 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 बेटा वो बेस की तरफ चलता चला जाएगा। तो आई होप यहां तक कि पीएच का मतलब आपको समझ में आया होगा। पीएच क्या काम करता है? ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? पी फॉर पोटेंस। पोटेंस कौन सा वर्ड होता है मेरे बच्चों? पोटेंस होता है आपका जर्मन वर्ड। पोटेंस कौन सा होता है? पोटेंस आपका होता है जर्मन वर्ड। वेट अ मिनट मेरे बच्चों, पोटेंस कौन सा होता है मेरे बच्चों? पोटेंस होता है मेरे बच्चों जर्मन वर्ड। कैसा होता है? जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड। जर्मन में इसकी जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो पावर आता है। पावर मीन्स होता है मेरे बच्चों स्ट्रेंथ।
तो आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी। अब हमको यह समझना है कि हमारी पीएच स्केल दिखती कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कोई भी पीएच वैल्यू की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चों इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं कि पीएच स्केल आपकी कैसी होती है। यहां पे हटा होता है 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, and last is beta 14. According to the NCERT, if any supposed to be a substance, a solution A have zero pH value, तो जो जीरो pH वैल्यू होगा बेटा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। और कैसा एसिडिक होगा? हाई एसिडिक होगा। कैसा होगा? हाई एसिडिक। और अगर जिसकी वैल्यू सपोज टू बी बी अगर जिसकी pH वैल्यू 14 है तो बेटा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा। और कैसा बेसिक होगा? हाई बेसिक होगा, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो दिस इज अ पीएच स्केल। 0 to 14 होता है। कहां तक होता है मेरे बच्चों? 0 to 14 होता है। यहां पे 7 होता है। ये जो होता है बेटा 7 होता है। दिस इज द न्यूट्रल कंडीशन। कैसी कंडीशन होती है मेरे बच्चों? न्यूट्रल कंडीशन होती है। ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। इसका मतलब जब न्यूट्रल के मतलब जब हम 7 से राइट साइड जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, तो मेरे बच्चों क्या होगा? पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी। पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब हम न्यूट्रल के इधर जाएंगे मेरे बच्चों, लेफ्ट साइड जाएंगे, तो पीएच वैल्यू क्या करेगी मेरे बच्चों? पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। हाँ, न्यूट्रल के राइट साइड जाने पर पीएच वैल्यू इंक्रीज कर। देखो बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इंक्रीज हो रही है। 7 के इधर आएंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। इतना समझ में आ गया? चल, न्यूट्रल के जब हम राइट साइड जाते हैं मेरे बच्चों, राइट साइड जब जाते हैं, तो बेटा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? बेसिक नेचर इंक्रीज होता है जब हम राइट साइड जाते हैं न्यूट्रल के। और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहां से यहां तक जब जाते हैं मेरे बच्चों, तो यहां पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब न्यूट्रल के राइट साइड जाने पर पीएच वैल्यू बढ़ती है लेकिन बेसिक नेचर बढ़ता है, और न्यूट्रल के लेफ्ट साइड जाने पर पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। अब आप हमें यह बताइए बेटा, एसिडिक नेचर का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी मूव न्यूट्रल टू लेफ्ट साइड, जब हम न्यूट्रल से लेफ्ट साइड आते हैं मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। क्या होता है मेरे बच्चों? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, जब हम न्यूट्रल के राइट साइड जाते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे मेरे बच्चों, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बेटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, न्यूट्रल टू राइट साइड जाने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। अगर हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगा तो OH का कंसंट्रेशन क्या होगा मेरे बच्चों? इंक्रीज होगा। इसका मतलब फ्रॉम सेम साइड व्हेन वी मूव न्यूट्रल टू राइट साइड OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। क्या होगा मेरे बच्चों? इंक्रीजेस होगा, बढ़ेगा।
OH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब जितना OH का कंसंट्रेशन होगा उतना वो बेसिक नेचर का होगा, और जितना उसके पास हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा उतना वो एसिडिक नेचर का होगा। यही तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जितना डाइल्यूट करते जाओगे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, और OH का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब वो धीरे धीरे बेसिक नेचर की तरफ चलता चला जाएगा। इसका मतलब जब हम इधर से OH को कंपेयर करेंगे तो OH का कंसंट्रेशन क्या होगा मेरे बच्चों, OH आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। क्या होगा मेरे बच्चों, डिक्रीजेस होगा। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। न्यूट्रल को टारगेट करना है, फ्रॉम न्यूट्रल टू राइट साइड पीएच वैल्यू बढ़ेगी, देखो 8 9 10 11 12 13 14, और फ्रॉम न्यूट्रल टू लेफ्ट साइड पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी। इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल के राइट साइड में बेसिक नेचर बढ़ेगा, मतलब उतना ज्यादा बेसिक होता जाएगा, और न्यूट्रल के जितना हम लेफ्ट साइड होते जाएंगे उतना उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी। ये तो हो गया ऊपर वाले की कंडीशन। नीचे वाले की कंडीशन क्या लिखिए बेटा, अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम न्यूट्रल टू लेफ्ट साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और न्यूट्रल टू राइट साइड जाने पर अगर इधर बढ़ेगा तो घटने वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बढ़ेगा, राइट साइड पे घटेगा। ये तो हो गया हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। व्हाट अबाउट OH मींस हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन। अगर बस ये समझना बेटा, अगर H बढ़ेगा तो OH घटेगा, OH घटेगा तो H बढ़ेगा। अगर इधर H बढ़ रहा है तो इसका मतलब OH क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। अगर इधर H घट रहा है तो OH क्या होगा मेरे बच्चों, बढ़ रहा है। आई होप इसके बाद आपको पीएच स्केल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, यहां पे एक चीज हम और समझ लेते हैं मेरे बच्चों, यहां पे हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत ध्यान समझेंगे मेरे बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH कंसंट्रेशन। हाँ मेरे बच्चों, जितना OH की वैल्यू होगी उतना उसका कंसंट्रेशन पीएच में होगा। OH देखो किधर से किधर बढ़ रहा है, अगर हम ओवरऑल देखें, किधर से किधर बढ़ रहा है बेटा, इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है। OH की वैल्यू इधर से इधर जाने पर बढ़ रही है। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे OH की वैल्यू बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी मेरे बच्चों, बढ़ेगी। अब उल्टा समझते हैं, पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाँ मेरे बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। तो मेरे बच्चों अगर हम ओवरऑल देखें, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, देखो ना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है तो पीएच वैल्यू घट भी तो रही है, देखो 14 to 0 आ गई। मतलब OH को टारगेट करेंगे तो इधर से इधर जाने पे बढ़ेगी, हाइड्रोजन को टारगेट करेंगे तो इधर से इधर जाने पे घटेगी। दिस इज अ फंडा फॉर पीएच वैल्यू। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो इससे रिगार्डेड एक एक क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो आई होप यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे बच्चों। चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं बेटा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? Universal indicator is the complex substance which is a mixture of several indicators. इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाया जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला करके एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाता है जो हर जगह वैलिड हो। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। The universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ion in the solution. हर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर अलग अलग कलर को शो करता है। इसको समझाने के लिए बेटा एक देखिए मैंने पिक्चर को भी बना रखा है। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे 7 पे कौन सा है बेटा, ग्रीन। कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन। 7 पे कौन सा है, ग्रीन।
ग्रीन के बाद सबसे लास्ट में बेटा क्या है, देखो यहाँ पे वॉयलेट है, कौन सा है, वॉयलेट, और सबसे इधर लेफ्ट साइड में कौन सा मेरे बच्चों, रेड है। तो आई होप आप लोगों ने फिजिक्स में स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में वी ग्योर को समझा होगा। तो बेटा ये हो गया वी, देन इंडिगो इसके कहीं पे बेटा बीच में होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आई, देन बी, वीब ग्योर, ग्योर के बाद बेटा वाई, और वाई के बाद ओ। देखो वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो यहां पे कहीं पे हिंट छुप गया है, वी फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। तो आई होप समझ में आया। चलिए अब इसको हम कैसे अपने स्लाइड में समझेंगे, इसको हम समझते हैं मेरे बच्चों। देखिए दिस इज 7, दिस इज 14, दिस इज 0, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। तो मेरे बच्चों यहां पे वॉयलेट होता है, वी फॉर वॉयलेट। अब एक एक गैप देते जाएंगे, यहां पे इंडिगो, यहां पे ब्लू, यहां पे ग्रीन, यहां पे येलो, यहां पे ऑरेंज, और यहां पे मेरे बच्चों क्या हो गया, रेड हो गया। दिस इज कॉल्ड वीव ग्योर। इसका मतलब द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल, ये क्या है मेरे बच्चों, इन न्यूट्रल। न्यूट्रल में कैसा कलर देगा, वो ग्रीन देगा। कैसा देगा, ग्रीन देगा। इन बेसिक कलर, जैसे बेस की तरफ जाते जाओगे ग्रीन से ज्यादा डार्क कलर आता जाएगा। इधर डार्क नेचर होता है मेरे बच्चों, कैसा नेचर होता है, डार्क नेचर होता है। ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, और इंडिगो के बाद कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चों, वॉयलेट कलर आ जाएगा। व्हेन वी मूव ग्रीन टू लेफ्ट साइड, एसिडिक साइड, कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, फेड होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रेड हो जाएगा। इसका मतलब जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका कलर रेड कलर होगा, और जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका कलर क्या होगा मेरे बच्चों, वॉयलेट कलर होगा। तो आई होप दिस पीएच कंफ्यूजन सॉल्व इन दिस क्लास। यही है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में क्या क्या हमने पढ़ा, पीएच स्केल की वैल्यू पढ़ी, पीएच स्केल का मतलब पढ़ा, पीएच स्केल कैसी होती है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने पीएच स्केल में समझा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। इसका मेरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझेंगे हम। कैसे समझेंगे, सबसे पहला होता है आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या सारे जो प्लांट होते हैं और जितने भी एनिमल होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोटेशन बिल्कुल सही है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। इसका मतलब हमारे बॉडी का जो पीएच स्केल लेवल होता है वो 7 to 7.8 होता है। इसका मतलब किसी भी रीजन से ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। Living organism can survive only in a narrow range of pH scale when pH of rain water is less than 5.6। देखो मेरे बच्चों, बोल रहा है कि अगर रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों एसिडिक रेन। क्या कहते हैं? एसिडिक रेन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन, क्या होना चाहिए? क्या बोला है? लेस देन 5.6। अगर 5.6 से कम हो गया उस रेन वाटर को हम क्या कहेंगे? एसिडिक रेन कहेंगे। और व्हेन एसिडिक रेन फ्लो इनटू द रिवर, द लोअर्स ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। इसका मतलब जो वो रेन वाटर होगा, जो एसिडिक वाटर होगा, जब वो पॉन्ड्स, रिवर और काफी जगहों पे जाकर के गिरेगा तो उस पानी का, उस वाटर का भी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब हर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। हमारी बॉडी के लिए कितनी पीएच वैल्यू चाहिए बेटा? 7 to 7.8 चाहिए। अगर इससे थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी में इंफेक्शन चालू हो जाते हैं, हमको एसिडिटी होने लगती है। अभी इसको हम आगे समझेंगे कि हमारी पीएच वैल्यू हमारे लिए कितनी होनी चाहिए। चलो
सेकेंड, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बच्चों? हाँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस होता है, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस होता है, हम सोचते हैं ना कि अर्थ पर ही हमारी लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अर्थ इज अ नेचुरल प्लेनेट। ये एक नेचुरल प्लेनेट, प्लेनेट तो सारे नेचुरल होते हैं, लेकिन लाइफ अर्थ पे ही क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन वो एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ के अनुकूल है, हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग है, तभी हम अर्थ पे रहना पॉसिबल पाते हैं। क्या और किसी भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, हर जगह अपना एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। जो वीनस का एटमॉस्फेयर होता है मेरे बच्चों, वो एक सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना होता है। कैसे बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। इसका मतलब अब आप सोच के बताओ, क्या हम उस एटमॉस्फेयर में पॉसिबल रह सकते हैं जिसका नेचर ही एसिडिक हो? हम वहां पे रह ही नहीं सकते। इसीलिए हमको अर्थ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करिए, क्योंकि उसी की वजह से हम अपने लाइफ को सरवाइव कर पा रहे हैं। हम किसी और प्लेनेट में जाकर के एक सेकंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर उसके अनुकूल है, यहां का एटमॉस्फेयर हमारे अनुकूल है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एवरीडे लाइफ में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे क्वेश्चन कई बार आता है बेटा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारे हाँ मेरे बच्चों, हमारा जो स्टमक होता है वो HCl गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? HCl गैस प्रोड्यूस करता है। इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कौन सा कहते हैं बेटा? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? HCl ही होता है। और HCl कैसा HCl? कंसंट्रेटेड HCl होता है। मतलब हमारे पेट में नेचुरली कंसंट्रेटेड एसिड बनता है, लेकिन इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। बताओ, हमारे पेट का नेचर, ऊपर वाले कुदरत ने एक ऐसा अनोखा सिस्टम बैठा रखा है हमारे बॉडी में कि हमारे बॉडी में ही कंसंट्रेटेड HCl बनता है और हमारे पेट को नुकसान भी नहीं होता है। During digestion, the stomach produce too much acid and this cause pain and irritation. कभी कभी हमारे पेट में दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऑयली, जंक फूड ये सब खाते रहते हैं। तो जितना ज्यादा ऑयल और जंक फूड खाओगे मेरे बच्चों, उतना हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और जितना एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा उतना हमारे लिए वो हार्मफुल होगा, और इसी की वजह से हमको पेन होता है। पेन होने का रीजन हमारे पेट में, हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर का इंक्रीज होना है। और अभी आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास पढ़ा है, व्हेन एसिडिक नेचर इंक्रीजेस बी न्यूट्रलाइज बाय द बेसिक नेचर। अगर हमारे पेट में एसिडिक नेचर इंक्रीज हुआ है तो हम उसको बेसिक नेचर से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही आगे लिखा है, पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। मतलब जो हम अपने पेट और स्टमक के एसिडिक नेचर को सॉल्व करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस बेस का यूज करते हैं मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं एंटासिड। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके घरों में क्या होता है मेरे बच्चों? आपके घरों में बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। जल्दी से आप बेकिंग सोडा को खा लेते हैं, जिसके वजह से आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? NaHCO3। NaOH इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कुछ नहीं होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट मींस जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस। तो जितनी भी हम मार्केट से एसिडिटी की सिरप लेके आते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कंपोनेंट जरूर होता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉल्ड एंटासिड। लेकिन घरों में नेचुरली एंटासिड कौन होता है मेरे बच्चों? बेकिंग सोडा होता है। तो ये था हमारा स्टमक का डाइजेस्टिव बिहेवियर। और हमारे एनसीईआरटी ने नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हमारे एनसीईआरटी ने नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा, पीएच चेंज अस द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारा जो दांत खराब होता है वो भी पीएच वैल्यू के वजह से ही खराब होता है। सारा सिस्टम आपके जंक फूड, ऑयली फूड, इन्हीं सब की वजह से आपके पूरे पीएच लेवल को वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से तरह तरह की हमको प्रॉब्लम होती रहती है। हमारे माउथ का
पीएच लेवल क्या, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। इसका मतलब अगर 5.5 तक है तब तो हमारा दांत ओके है। क्या है बेटा, ओके है। लेकिन अगर इससे हल्का सा भी कम हुआ, 5.4 हुआ, 5.3 हुआ, 5.2 हुआ, तो हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। लिखा हुआ है टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। मतलब जो हमारे जो मसूड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं मेरे बच्चों, जो किससे बने होते हैं, वो हमारे बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। अब कैल्शियम फॉस्फेट क्या लिखा हुआ है, इट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच वैल्यू इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो ये कोरोडेड हो जाता है, कोरोसिव नेचर का हो जाता है, खराब होने लगता है जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है बेटा मेरे बच्चों, 5.5 हो जाता है। इसी को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर हमको सलाह देते हैं मेरे बच्चों, टूथपेस्ट किया करो जिसमें बेसिक नेचर होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज हमेशा कौन करेगा, बेसिक नेचर करेगा। इसीलिए हमको दिन भर में 2 बार कम से कम टूथपेस्ट जरूर करना चाहिए, ब्रश जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे माउथ का पीएच लेवल बैलेंस हो सके। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। लास्ट हमारे जो टॉपिक में इंक्लूडेड है बेटा, वो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर। इसका मतलब कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपने आप को सेव करने के लिए उनके स्टिंग में हमारे पास एसिडिक नेचर का बिहेवियर होता है। जैसे कि आपके पास हनी बी जो होता है बेटा, उसके स्टिंग में एसिड होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, एसिडिक होता है। और एसिड कौन सा एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है मेरे बच्चों, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो बेटा, ये जो स्टिंग है जब ये काटती है तो एक रेड कलर का हमारे पूरे स्किन में हो जाता है। ये हमारे एसिडिक नेचर की वजह से होता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तुरंत क्या लगा देते हैं मेरे बच्चों, हम बेकिंग सोडा को यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है बेटा वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो एसिड को हमेशा कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिक करेगा। तो आई होप ये चीजें आपने समझी। और लास्ट जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका एसिडिक और बेसिक नेचर अगल बगल होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। ये बाय नेचर होता है। यहां पे एक बेटा नेटल लीव होती है। देखो ये एक नेटल लीव को मैंने बना रखा है। इसके अगर साइड को देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के हेयर निकले होते हैं। जब ये हमारे बॉडी से टच होते हैं तो बेटा ये हमको इरिटेट करते हैं, हमको पेन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा मेथनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है मेरे बच्चों, मेथनोइक एसिड। अच्छा, मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। हाँ मेरे बच्चों, जो ये मेथनोइक एसिड है जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड मेथनोइक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है या जो मेथनोइक एसिड होता है, ये नेटल के लीव्स में होता है, उनके छोटे छोटे हेयर में होता है। ये हमारे जब बॉडी को टच करते हैं, इट कॉज इरिटेटिंग, इट्स कॉल्ड पेन। तो इसी को बचाने के लिए नेचर ने इसके जस्ट बगल में डॉक लीफ को रखा होता है। किसको रखा होता है मेरे बच्चों, डॉक लीफ को रखा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डॉक प्लांट। ये जो बना हुआ है बेटा मेरे बच्चों, ये डॉग प्लांट। गांव एरिया में ये बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता है, डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का नेचर कैसा होता है मेरे बच्चों, इसका नेचर बेसिक होता है, इसका नेचर बेसिक होता है। तुरंत हम इस डॉग प्लांट की लीव्स को अपने उस डेंटल रैसेस पे लगा देते हैं और इससे हमारा जो प्रोसेस होता है, इट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारा जो पेन और इरिटेशन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है मेरे बच्चों, कम हो जाता है। तो ये था आज के लेक्चर का पीएच वैल्यू का समापन, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि पीएच वैल्यू कैसा होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू। हमारे डेली लाइफ में पीएच का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम जो भी खाते हैं उसका नेचर या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। अब ये सोच आपके ऊपर है कि आप अपने स्टमक में, आप अपने बॉडी में
एसिडिक नेचर को बढ़ाना चाहते हो कि बेसिक नेचर को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि दोनों नेचर हमारे लिए खतरनाक है। हमारे लिए एसिडिक नेचर भी खतरनाक है, हमारे लिए बेसिक नेचर भी खतरनाक है। इसीलिए हमको डाइट बैलेंस को फॉलो करना चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक हो ना ज्यादा बेसिक हो। इसी के साथ मैं इस क्लास को बेटा एंड करता हूं, और एंड करने के साथ एक बार फिर से बोलता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड यू राइट द नोट ऑन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दिस इज योर होस्ट कम दोस्त mentor Mustafa Anwar. Thank you so much for watching this class.